हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वैसे आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी का यूनिट 12 है, बट हम इसको थोड़ा सा हायर लेवल की तरफ भी पढ़ेंगे बिकॉज इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो नीट हो, जेईई हो, सीएसआईआर, नेट या जो भी कोई भी कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते, कॉन्सेंट्रेट करना इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट मींस क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये टू टाइप्स का होता है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट एंड टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और आप सब में भी दो तरह के स्टूडेंट्स पक्का हैं। ओके, कौन से? देखो, एक स्टूडेंट क्या है, एम फिक्स है कि यार मुझे ना इतनी परसेंटेज लेकर आनी है। अब क्या है, घर में कोई भी आए, कोई भी जाए, पापा हो, मम्मी हो, नहीं हो, कोई भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उनको अपना एम पूरा करना है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरह का स्टूडेंट क्या है कि हाँ, पापा घर पे हैं तो तुरंत ओपन, बुक्स ओपन। ठीक है, पापा ऑफिस गए, बुक्स क्लोज एंड टीवी चालू, यही होता है। ठीक है, अब आप डिसाइड कर लेना आप कौन से वाले हो। तो जिस स्टूडेंट को पापा के घर पे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उस स्टूडेंट का एम कैसा हो गया, परमानेंट। और जिसके फर्क पड़ रहा है वो कैसा हो गया, टेम्परेरी। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में रिएजेंट की बात की थी, जो कि एक अटैकिंग स्पीसीज है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लेना, तभी ये वाला समझ में आएगा। जिन्होंने देख लिया है उनके लिए बहुत आसान है। ठीक है, तो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट में मैं ये कह दूं कि इवन इन द एब्सेंस ऑफ रिएजेंट, माइनस एंटी मीन्स एब्सेंस। ठीक है, यानी कि रिएजेंट की एब्सेंस में भी अगर कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, यानी कि रिएजेंट की प्रेजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गई। चलो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इफेक्ट्स हम इसमें स्टडी करेंगे। तो परमानेंट इफेक्ट के एग्जांपल हैं इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस। ठीक है, और टेम्परेरी इफेक्ट का एग्जांपल है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, 12th क्लास के स्टैंडर्ड से के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सिर्फ डेफिनेशन फॉर्म में आपकी बुक में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, बट हम इसको थोड़ा सा हायर साइड की तरफ स्टडी करेंगे। ठीक है, आपके लिए, नीट जेईई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इफेक्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मैं रब कर रही हूँ, होप कि आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कौन सा इफेक्ट है, ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अगर टेम्परेरी है तो मैं ये कह दूं क्या कि रिएजेंट की प्रेजेंस में ही होगा, तो रिएजेंट रिक्वायर्ड या फिर रिएजेंट शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, यही होगा। चलो, यानी कि मैं ये भी कह सकती हूँ क्या कि अगर मैंने रिएजेंट हटा दिया तो क्या होगा, सिस्टम वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। भाई यही होता है ना कि स्टूडेंट, जो टेम्परेरी स्टूडेंट जिनका एम है वो क्या करते हैं, पापा हैं तो पढ़ेंगे, जैसे ही पापा ऑफिस गए यानी कि पापा एक रिएजेंट हो गए, वो ऑफिस गए यानी रिएजेंट की प्रेजेंस हटा दी है अभी, तो क्या हो गया, टीवी चालू, पढ़ाई बंद। ठीक है, यही है, तो ऐसे यहाँ पे है। ठीक है, तो पहली बात तो ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता ही इन कंपाउंड्स में है, कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, यानी कि जिन कंपाउंड्स में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है
उसमें इस तरह का इफेक्ट होता है। मल्टीपल बॉन्ड मीन्स क्या कह सकती हूँ भाई, सिंगल बॉन्ड है तो वो तो एक ही है, मल्टीपल मीन्स डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, जिनमें होता है वो ऐसे कंपाउंड्स क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, मान लो ये है ए और बी एटम, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ओके, कोई भी रिएजेंट यहाँ पे है, ठीक है। अब रिएजेंट की प्रेजेंस है तो देखो या तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा या इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारा रिएजेंट कैसा है। ठीक है, तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा तो यहाँ पे ए पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और बी पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट ए की तरफ होता है तो इलेक्ट्रॉन्स ए पर आ गए तो ए पर नेगेटिव चार्ज और बी पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरी कंडीशन में अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ होता है तो देखना क्या आ जाएगा, ए पर पॉजिटिव चार्ज और बी पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब मैंने क्या किया, रिएजेंट हटा दिया, रिएजेंट रिमूव। ठीक है, तो क्या होगा देखना जरा, अगर मैंने रिएजेंट हटा दिया तो ये दोनों क्या होंगे, वापस क्या होंगे, ये बन जाएंगे। ठीक है, और ये भी क्या बन जाएंगे, वापस ये बन जाएंगे। किस कंडीशन में, अगर मैंने रिएजेंट रिमूव कर दिया तो वापस सिस्टम अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, अब इस एग्जांपल को देख के हमको क्या पता चला कि इस तरह के इफेक्ट में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है, डबल बॉन्ड है तो इसमें एक पाई और एक सिग्मा है। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर किसी भी एक अनसैचुरेटेड एटम की तरफ होता है, तो इस तरह का इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो आप चाहो तो यहां लिख लो कंप्लीट ट्रांसफर of shared pair of pi electrons, ठीक है, towards one unsaturated atom। अब पूरा लिख लेना, ठीक है, समझ में आ गया। और एक और पॉइंट हमें इस एग्जांपल से क्या समझ में आया कि if reagent remove, ये शॉर्ट नोट्स टाइप है, आप सभी नोट करते जाना, नहीं तो आप इसको वीडियो को पॉज करके फिर देखते रहना। ठीक है, इफ रिएजेंट रिमूव देन सिस्टम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, देन सिस्टम रिटर्न्स टू बैकलिट। ठीक है, अगर मैंने रिएजेंट रिमूव कर दिया तो सिस्टम वापस क्या बन जाएगा, जो पहले था। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आप ये नोट कर लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मैं रब कर रही हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हमने यहाँ पे क्या बात किया कि रिएजेंट पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट किस एटम की तरफ होगा। ठीक है, तो अब इसी को समझने के लिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को टू टाइप्स में डिवाइड किया है, प्लस ई एंड माइनस ई। ठीक है, अब ये क्या होता है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट पहले आप लिख लो फिर एग्जांपल से समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स द रिएजेंट, यानी कि मतलब सीधा सा है कि जिस तरफ रिएजेंट अटैक करेगा, दो एटम है, दोनों एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है। ठीक है, अगर इस एटम की तरफ रिएजेंट अटैक करेगा और इसी एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होगा तो ऐसे इफेक्ट को बोला जाता है प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, एग्जांपल देखो जरा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है आपकी एल्कीन, ठीक है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की पावर रखती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन सा क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, अब इस पर कौन अटैक करेगा,
दो तरह के रिएजेंट थे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, और रिएजेंट क्या थे, अटैकिंग स्पीसीज। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा। ओके, अब मैं ये कहती हूँ कि मान लीजिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए। ठीक है, यहाँ मीन्स ये भी एक कार्बन है, ऐसे लिख लो नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ये भी एक कार्बन है और यहाँ भी एक कार्बन है। अब क्या किया, मैंने बोला कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए। ठीक है, यहाँ शिफ्ट हो गए मीन्स इस वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। भाई नेगेटिव भी पॉजिटिव पे अटैक, पॉजिटिव भी तो नेगेटिव पे अटैक करेगा, तो ये देखो ये भी यहीं पे अटैक करेगा। यानी कि देखना क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द रिएजेंट, यानी कि यहाँ पे ही रिएजेंट आया और यहाँ पे ही इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस तरह के इफेक्ट को क्या कहते हैं, प्लस ई। बात समझ में आ गई? चलो यहाँ देखो, डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द रिएजेंट। भाई एक रिएजेंट के पास आ रहा है तो प्लस ई, रिएजेंट की तरफ है डिस्प्लेसमेंट तो प्लस ई, रिएजेंट से दूर है तो माइनस ई, अवे फ्रॉम द रिएजेंट। ठीक है, इसको भी एग्जांपल से समझ लो, देखना जरा। कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, चलो इस पर मैंने रिएजेंट का अटैक करवाया जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। ठीक है, देखना कैसे, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है क्या कार्बन के कंपैरिजन में, है। ठीक है, तो ये कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हो गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गई, यानी कि मैं ये कह दूं कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज हो गई। ठीक है, अब कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, यहीं पे अटैक करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो देखना जरा, डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द रिएजेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ इस एटम की तरफ और रिएजेंट ने अटैक किया इस एटम की तरफ। बात समझ में आ गई क्या आप सभी को? बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, मैं ये रब कर रही हूं। ये तो बात हुई हमारे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एप्लीकेशन से बहुत बार बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं आपको अपने लास्ट लेक्चर में भी बोल चुकी हूँ कि जितनी भी बेसिक्स मैं अब तक पढ़ा चुकी हूँ, जो आपके 11th के यूनिट 12th के जो बेसिक्स वाले पॉइंट्स थे, उन सभी का मैं एक एमसीक्यू रेडी करूंगी जो आपके नीट, जेईई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए थे। इसलिए इन चैप्टर्स को बहुत ध्यान से समझ लेना। ठीक है, मैं लास्ट इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको एमसीक्यूज की पीडीएफ डालूंगी। ठीक है, तो चलो, इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे पहली बात कौन सा डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, तो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यानी कि रिएजेंट प्रेजेंट हो या नहीं हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लिख लेना, इवन इन द एब्सेंस ऑफ रिएजेंट ये होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर रिएजेंट की एब्सेंस है फिर भी ये इफेक्ट हो रहा है, तो क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये इफेक्ट हो रहा है, तो लिख लो, अराइजेस बिकॉज ऑफ, मैंने शॉर्टकट लिखा है, ठीक है, BCZ एग्जाम में मत लिख के आ जाना, arises because of difference in electron negativity। ठीक है, यानी कि एटम्स के बीच जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा तो कौन सा इफेक्ट हो जाएगा हमारा वहां पे, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, आप इसे समझ लो, हम एग्जांपल से और डिटेल में समझेंगे। ओके, चलो ये बात समझ में आ गई। उसके बाद इसकी एक इंपॉर्टेंट खास बात होती है, ये होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, यानी कि इस इफेक्ट को क्या फर्क पड़ रहा है, किस चीज से फर्क पड़ रहा है, डिस्टेंस से फर्क पड़ रहा है। ठीक है,
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि as well as distance from the source, ये सब शॉर्ट नोट्स हैं, नोट डाउन करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स increases intensity of inductive effect decreases। कैसे देखना, ठीक है, मैंने पहला बोला परमानेंट इफेक्ट है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अराइजेस बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। एग्जांपल देखो, मैंने सिंपल लिख दिया कार्बन 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 लिख दिया और इससे मैंने एक एटम जोड़ दिया, ठीक है, और ये एटम जो है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज्यादा है, ठीक है। एग्जांपल की बात करें, ओके। अच्छा, एक बात और, जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा था उसमें क्या था, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लेकिन इसमें कंप्लीट नहीं होता, इसमें होता है पार्शियल ट्रांसफर, ठीक है ना। और उसमें क्या था, पाई इलेक्ट्रॉन से शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें क्या होता है, सिग्मा, ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी ज्यादा है और इन सब की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियल ट्रांसफर कहाँ होगा, इसकी तरफ होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा, यानी कि ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, मींस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी बढ़ गई, तो ये इससे खींचेगा, फिर ये इससे खींचेगा। तो क्या हो रहा है कि देखो, ध्यान से देखना, ये वाला मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, ये इससे इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा आसानी से खींच पाएगा, इससे उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम खींच पाएगा, और इससे और कम खींच पाएगा, ठीक है। इसको एग्जाम्पल्स ऐसे समझो, मान लो एग्जामिनेशन हॉल है, ठीक है, स्टूडेंट्स बैठे हैं, सब अपना अपना एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक स्टूडेंट है ना, वो क्या करेगा, अपने बगल वाले से पूछेगा, बताना बताना इसका आंसर बताना, ठीक है। दूसरे वाले से भी तू ऐसे करेगा, तूने यार तू बता, चलो उससे पूछ ले, वो क्या बोलेगा, उससे पूछ ले। ये कहाँ तक चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 स्टूडेंट्स जो उसके पास बैठे हैं, थोड़े वो उस कोने में जाके वहां एक स्टूडेंट से बोलेगा, अरे बताना, पता पड़ रहा है टीचर वहां आके कॉपी छीन ले जा रहा है, ठीक है। तो यही है कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा इंटेंसिटी से खींचेगा, यहाँ से थोड़ा कम और यहाँ से और कम, ठीक है, समझ में, यानी कि डिस्टेंस डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। जैसे जैसे सोर्स से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। और पार्शियल ट्रांसफर मींस इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस डेल्टा, ओके। अगर कंप्लीट ट्रांसफर होता तो पूरा माइनस चार्ज आ जाता, पार्शियल है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस डेल्टा और यहाँ पे प्लस डेल्टा आ जाएगा, यहाँ पे और प्लस आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से प्लस प्लस चलता जाएगा, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना ही लिख लो कि यहाँ पे माइनस डेल्टा, ओके, क्योंकि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, ओके। ये बात सभी को समझ में आ गई क्या, चलो मैं ये रब कर रही हूँ। ये तो थी जनरल बात इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कि क्या होता है एक्चुअली में, ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट आपका फिर वैसे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट था 2 टाइप्स का था, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा है, पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि या तो कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा होगा जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा या ऐसा ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा 2 टाइप्स का होता है, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग
ग्रुप। जो माइनस आई, जो प्लस आई शो करता है वो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और जो माइनस आई शो करता है वो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा ढंग से लिख लेना, ठीक है। अब देखो प्लस आई कौन शो करेगा और माइनस आई कौन शो करेगा, ठीक है। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, दो एटम्स हैं, अगर मान लो इस वाले एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इसके कंपैरिजन में कौन सा शो करेगा, माइनस आई, और ये वाला कौन सा शो करेगा, प्लस आई। बात समझ में आ गई क्या? जो इलेक्ट्रॉन्स लेगा, जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगा, या मैं ये कह दूं कि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी भी ज्यादा रखेगी, यानी कि वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगी, और जिसकी कम होगी वो क्या शो करेगी, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल से और ध्यान से समझेंगे, इसकी एप्लीकेशंस देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में फर्स्ट हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि रिएक्शन के टाइम पे जितने भी उसके स्टेप्स होते हैं उसको रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं, और उसमें कोई ना कोई एक इंटरमीडिएट भी बनता है, ठीक है। हम यहाँ बात करेंगे कार्बो केटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज और कार्ब एनायन के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एक बार लिख लो, फिर एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मींस इलेक्ट्रॉन लेने वाला, ठीक है। या मैं ये कह दूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ठीक है, प्लस एच यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये भी क्या था, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल था, ठीक है, या फिर प्लस आर। बात समझ में आ गई क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि प्लस आई प्लस एच और प्लस आर। बात समझ में आ गई, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ में आएगी, अभी से थ्योरेटिकल है, लिख लो, ठीक है। चलो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि मैं कह दूं कि माइनस आई माइनस एच और माइनस आर, ठीक है। अब देखो कैसे, कार्बोकेटायन पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है। अब वो स्टेबल कब होगा? देखो, एक बंदा है जिसके पास पैसों की कमी है, ठीक है, मनी डेफिशिएंट हो गया। अच्छा, अब वो स्टेबल कब होगा? जब उसको कोई पैसा दे दे, वो स्टेबल हो जाएगा। भाई सीधी बात है, जब तक तो पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ से वहां से वहां से सब जगह से कबाड़ता रहेगा, लेकिन अगर उसको मिल गया तो क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी, और उससे हमने क्या जोड़ दिया? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला दे दिया, तो क्या हो जाएगा? ये स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? याद करने का तरीका है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे देखो, कार्ब एनायन नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच। अब पहले से इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अब मैं उसमें भी रिलीजिंग ग्रुप जोड़ दूं, देने वाले जोड़ दूं, तो क्या होगा? और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, तो और बेचारा इनएक्टिव हो जाए, रिएक्टिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूं कि इसके पास है ऑलरेडी ज्यादा, और इससे मैं इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा? ये स्टेबल। हाँ, बहुत है इतने, ठीक है। ऐसे समझ लो कि एक पर्सन है, उसके पास बहुत पैसा है, ठीक है, और क्या हो गया? पैसा वैसे किसी को बुरा नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन क्या है ना कि बहुत पैसा है तो क्या होगा? इनएक्टिव हो जाएगा, सॉरी रिएक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शिट, उसको हर बार टेंशन लगेगी कि मैं इस पैसे को कहाँ छुपाऊं, कहाँ रखूं, यही रहेगा। अब क्या होगा कि यार इतना पैसा है, चल ना मेरे को दे दे, मैं तेरा पैसा सेफ रख लेता हूँ। लेने वाला बंदा आ गया, तो क्या हो जाएगा? हाँ, अब ठीक है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं स्टेबल, ऐसा ही है, ठीक है। तो यानी कि कार्ब एनायन क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप,
बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल्स देखो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के, ये कार्बन, इससे मैंने 3 मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए, तो क्या हो गया ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है। ये देखना जरा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया, चलो ये देखो 1 डिग्री हो गया, जितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं उस हिसाब से डिग्री हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। अब हमें देखनी है कि कौन सा कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है। तो हमने क्या पढ़ा था कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ देखो CH3 का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इधर देखो इसका भी प्लस आई इफेक्ट और इसका भी प्लस आई इफेक्ट, ठीक है भाई। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अब यहाँ है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इससे से लेगा भाई, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसी की तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इससे लेगा, इससे भी लेगा और इससे भी लेगा। यहाँ पे देने वाले कितने 3, यहाँ पे देने वाले कितने 2 और यहाँ पे देने वाला कितना है 1 ही है, यहाँ पे कितना है 1 ही है। यानी कि मैं ये कह दूं क्या कि मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कम हो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कम हो रहे हैं तो क्या हो रहा है स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहाँ पे है, यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी, इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी। बात सभी को समझ में आ गई? चलो अब देखो कार्बेनाइन का देख लो सेम एग्जाम्पल। अगर मैं 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बेनाइन की बात करती हूँ, ठीक है, ये हो गया 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या है माइनस चार्ज है, यानी कि पहले से इसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब इसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो गया और भी ज्यादा अनस्टेबल। यहाँ पे देने वाले कितने 2 और यहाँ पे देने वाला कितना 1 ही है, यानी कि सबसे कम। अब यहाँ पे तो सभी देने वाले हैं तो जिसको सबसे कम मिलेगा वो ही क्या हो जाएगा ज्यादा स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, ये फिर ये। भाई यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो होता है वो क्या करता है, स्टेबलाइज करता है कार्बेनाइन को। अब विड्रॉइंग तो है नहीं, रिलीजिंग है, रिलीजिंग क्या करते हैं, डिस्टेबलाइज करते हैं। तो जितनी कम रिलीजिंग उतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन। भाई यही तो करना पड़ेगा। एक पर्सन है, उसके पास 5 रुपए हैं, उसे 5 ही चाहिए, ठीक है। अब उसके पास 6 हो गए तो थोड़ा सा क्या हो गया अनस्टेबल, है ना। अब क्या हो गया, 1 नहीं दिया उसको 1 और रुपए, यानी उसके पास कितने हो गए 7। 1 नहीं दिया 2 रुपए, यानी कितने हो गए 8। 1 नहीं दिया 3 रुपए, यानी कितनी हो गई 10, वो सॉरी 9, है ना। तो क्या हुआ, 9 वाला सबसे ज्यादा गुस्सा होगा, क्यों, क्योंकि उसको कितने चाहिए थे 5 और उसके पास 4 और आ गए, है ना। तो क्या हो गया, वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया ना, समझ रहे हो ना। भाई 5 ही चाहिए थे, 6 मिल गए, अनस्टेबिलिटी, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब देने वाले दिए जा रहे हैं तो वो और अनस्टेबल। तो जो सबसे कम देगा वो क्या हो जाएगा स्टेबल। तो यहाँ पे सबसे कम कौन दे रहा है, ये वाला, तो ये मोर स्टेबल, फिर ये और फिर ये। यानी कि कार्बकेटाइन की बात करें तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। कार्बेनाइन की बात करें तो 1 डिग्री इज मोर स्टेबल, फिर 2 डिग्री एंड फिर 3 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन है एसिडिटी। किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी ये भी हम कैसे चेक करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट से। देखना जरा ध्यान से, ठीक है। देखो ये क्या है, कोई भी एसिड है, मान लो कोई भी एसिड है, एसिड का नेचर क्या होता है, वो H+ देता है, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा A-। यही होगा जब ये टूटेगा तो H पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और A पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस। तो मैं ये कह दूं क्या कि
कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, भाई रिएक्शन में क्या होगा, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा तभी H प्लस आसानी से निकल पाएगा, यानी कि वो तभी बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक। तो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके एसिडिटी कंपाउंड की उतनी ही क्या हो जाएगी, ज्यादा। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल से देखो, कॉन्जुगेट बेस मतलब क्या हो गया, ऑब्वियसली कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज यानी कि कार्ब एनायन की बात कर ले, और उसको स्टेबलाइज कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, चलो एग्जांपल देखो, मान लो एक ये है, ये है और एक ये है। ठीक है, अब क्या होगा, इनकी एसिडिटी मुझे चेक करनी है, तो एसिडिटी के लिए मैं क्या करूं, ये हाइड्रोजन रिमूव करूं। भाई मुझे क्या करना है, एसिडिटी किसकी ज्यादा अच्छी है, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, उसके लिए क्या करूं, इनके कॉन्जुगेट बेस बना लूं। कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, H प्लस को रिमूव करना होगा। तो चलो कॉन्जुगेट बेस बनाओ, ये हो गया। इसका मैंने क्या किया, यहां से ये वाले H प्लस निकाल दिया। ठीक है, इसका देखो ये होगा, ये मैंने एक H यहां से भी निकाल दिया। ठीक है, इसमें देखो यहां से एक H निकाल दिया, ये क्या हो गया, ये बन गया। ठीक है, अब देखो यहां से यहां जा रही हूं तो एक बात ध्यान से देखना, यहां पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया है कि जब डबल बॉन्ड होता है तो कौन सा ट्रिपल बॉन्ड होता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp। डबल बॉन्डेड है तो sp2 और सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो sp3 कार्बन हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। ठीक है, अब देखो यहां से यहां जा रहे हैं तो परसेंटेज एस करेक्टर कम हो रहा है क्या, परसेंटेज एस करेक्टर मतलब सीधा सीधा ये है कि ये एस और ये पी, यानी कि 50% एस के और 50% पी के। तो यहां से यहां जाने पे परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और परसेंटेज एस करेक्टर अगर कम होता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होती है, कम होती है। तो यहां से यहां जाने पे देखना परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीजेस, या मैं ये कह दूं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेस, या मैं ये कह दूं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉइंग करने की पावर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की पावर भी कम हो गई, यानी कि मैं ये कह दूं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर क्या हो गई, कम हो गई। तो माइनस चार्ज कार्ब एनायन को स्टेबलाइज कौन करेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर क्या होगी, ज्यादा, यानी कि इसमें होगी। ठीक है, तो इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, इसकी उससे कम और इसकी उससे भी कम। बात समझ में आ गई क्या? तो एसिडिटी ऑर्डर की अगर हम बात करें, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एसिडिटी ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो इसकी सबसे ज्यादा और फिर इसकी और फिर इसकी। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर भी कम हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई, यानी कि ये इसको उतना स्टेबलाइज नहीं करेगा जितना ये करेगा। बात सभी को समझ में आ गई? चलो यहाँ तक बात हुई कुछ एप्लीकेशंस की, इंडक्टिव इफेक्ट की। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हाइपोकॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस की स्टडी करेंगे। वहां पे मैं इन सभी लेक्चर्स के एमसीक्यूज जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो मैं डालूंगी और फिर हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ध्यान से समझ लेना, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका डाउट कंफर्म क्लियर करूंगी। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं वो हमें 9353093361 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।